मेरे पास जो टॉपिक है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। वो टॉपिक यह है कि प्रपोज रिफॉर्म्स वुड अफेक्ट करंट असाइलम सीकर्स को कैसे वो अफेक्ट करेंगे, उसके साथ ही न्यू अराइवल्स जो कि नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी आ रहे हैं, उनको कैसे अफेक्ट करेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे अफेक्ट करने वाले हैं, और ओवरस्टेज को कैसे अफेक्ट करेंगे जो नए लॉज, जो नए रिफॉर्म्स जो हैं प्रपोज किए जा रहे हैं। हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक ये पिछले गुज़श्ता वीक भी हमने बात की थी और अभी भी हम ये बात करेंगे। अच्छा, आज मेरे पास जो ये टॉपिक तो मौजूद है ही है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद स्किल्ड वर्कर वीज़े पे मौजूद हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पे बोर्न हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो उनमें से वन ऑफ द पेरेंट इज़ ओवरस्टे है, इलीगल है, कि वो उनका जो एक पेरेंट है उसके पास वीज़ा नहीं है, इसलिए उन्होंने बच्चों का वीज़ा अप्लाई नहीं किया। देखिए, अब इसके अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पे आपके पास एक बंदे के पास जो है वो ओवरस्टेयर है और दूसरे के पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और एक बेबी मौजूद है, यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है, तो उसके लिए वीज़ा आप उसको डिपेंडेंट स्किल्ड वर्कर ला सकते हैं या नहीं ला सकते? जी बिल्कुल ला सकते हैं। उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। अगर आप उनमें से एक कंडीशन भी मीट कर लेते हो, यानी कि उसको जो है वो कर लेते हो, तो फिर आपको, आपके बेबी को वीज़ा मिल सकता है यहाँ पे, यानी कि आपके बच्चे को वीज़ा यहाँ पे मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है उसके ऊपर हम करेंगे अभी थोड़ी देर में बात, कि भाई अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं और आपका जो पार्टनर है वो ओवरस्टेयर है और अगर उसके पास वीज़ा नहीं है, तो अगर आपको ये कहा जा रहा है कि जी आपके पार्टनर क्योंकि यहाँ पे इलीगल है इसलिए आपके बच्चे को वीज़ा नहीं मिल सकता, तो ये जो है सही बात नहीं है, ये आधी बात बताई जा रही। पूरी बात यह है कि उसको वीज़ा मिल भी सकता है और अगर नहीं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं। जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे होते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं आपके बच्चे के लिए। नंबर 1 कि भाई उसके जो जो दूसरा पेरेंट है जो कि डिपेंडेंट है अपनी वाइफ का या हस्बैंड का, उसके पास भी वीज़ा हो या वो सेम टाइम पे वीज़ा अप्लाई करे। दूसरी ऑप्शन, मदर या फादर जिसके साथ भी वो डिपेंडेंट होना चाहता है बच्चा, उसकी वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसी पेरेंट के पास हो जिसके साथ वो रहना चाहता है। यानी कि जो अगर इस सिनेरियो के अंदर हम ये कह लेते हैं कि एक खातून है, यानी एक फ़ीमेल है, वो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे है यहाँ पे, और उनका हस्बैंड जो है वो यहाँ पे ओवरस्टेयर है, लेकिन उनके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे की, तो इस बेस के ऊपर वो अपने बच्चे का वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। क्या मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर आपका हस्बैंड भी आपके साथ है और वो जो है वो आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो ओवरस्टे है, उस सिनेरियो के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपको दिखाना होगा कि देयर इज़ सीरियस एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, जिसकी वजह से आपके बच्चे को जो है वो वीज़ा दिया जाए। तो ये एक सिनेरियो मेरे पास आया था तो मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसी तरह से जो है बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिल भी जाता है और रिफ्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो यू कैन चैलेंज दिस एंड यू कैन टेक दिस मैटर टू द कोर्ट। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब कि अगर वन ऑफ द पेरेंट स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं और दूसरा पेरेंट जो है वो ओवरस्टेयर है, तो क्या उसके बेबी को, उसके बच्चे को यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा मिल सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल मिल सकता होगा, बट प्लीज़ डू गेट अ लीगल एडवाइस। दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स।
आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये मौजूद है कि अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हैं या स्टूडेंट वीज़े पे हैं या आप ब्रिटिश हैं या आपके पास सेटल स्टेटस है, कोई भी स्टेटस है आपके पास, और आपका पार्टनर जो है वो यहाँ पे इलीगल है, ओवरस्टेयर है, तो क्या आप उसके साथ शादी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसका एक तरीक़ाकार है, आपको काउंसिल में जाना होता है, जो आपकी लोकल काउंसिल है, उसमें जाके आप दरख्वास्त देते हैं कि भी अब मैं, मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ शादी जो है वो रजिस्टर करवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। उस सिनेरियो के अंदर वो आपकी जो है दरख्वास्त वहाँ पे ले लेते हैं एंड देन वो होम ऑफिस को भेजते हैं कि होम ऑफिस से आपको परमिशन टू मैरिज लेनी होती है। लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि आप अपनी मैरिज यहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ करवा सकते हैं रजिस्टर अपनी मैरिज। अच्छा, अब हम आपको नंबर दे देते हैं क्योंकि ये 2 सवाल थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने सोचा आपको मैं शुरू में ही बता दूं। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। आपके पास नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। इस नंबर पे आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यूके इमिग्रेशन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अपना सवाल प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। सर मुझे ना 7 ईयर की पॉलिसी पे ना 10 ईयर्स गुजारने के बाद ना आई एम इंडेफिनिट मिल गया है, ILR। मेरी एक बेटी पैदा हुई है, वो एक्सटेंशन वीजे पे है, 7.5 ईयर्स की है। ठीक है। तो सर क्या मैं अपनी इंडेफिनिट, क्योंकि वो मुझे अभी मिला है, तो क्या मैं इसके लिए नेशनैलिटी अप्लाई कर सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपके पास अभी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गया है, आपको हुआ है, और अब आपकी बेटी पैदा हुई, कब कब बोर्न हुई है बेटी आपकी? सर शी इज 7.5 ईयर्स ओल्ड। तो वो यहीं पे बोर्न हुई थी या वो आपके साथ आई थी, क्या मतलब क्या सर शी किस? बॉर्न हियर, इधर ही तो पैदा हुई है तो जी। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं इंडेफिनेट 7 ईयर्स, अगर वो यहाँ पे बोर्न हुई है, 7 ईयर्स कंटिन्यूस रही है, तो उनके साथ भी तो इंडेफिनेट होगा उनके पास भी। सर वो अभी 7 ईयर्स की हुई है, वो एक्सटेंशन वीजों पे थी हमारे साथ। तो ये है कि वो एक्सटेंशन वीजे नहीं होते जो, मैं बड़े बच्चों की बेसिस पे यहाँ पर सेट हुई हूँ। आई गॉट 2 मोर, ठीक दे है। आर माशाल्लाह 20 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज माय यंगर वन। तो अच्छा। मैं बड़े बच्चों की बेसिस पे मुझे वीजा मिला था, और ये हमारे वीजा लगने के बाद ये बेबी बॉर्न हुई थी। ठीक है तो ये एक्सटेंशन वीजों पे हैं। कि लेकिन मेरे 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने इंडेफिनेट ले लिया है। तो क्या बहुत से सोलिसिटर कहते हैं कि आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से कहते हैं नहीं, क्योंकि इंडेफिनेट जो है वो आपको अभी मिला है और ये पहले पैदा हुई हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर ILR एंड यू कैन टेल मी बेटर देन मी, सो आई डोंट नीड टू टेल यू। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, आप अपना सवाल मुकम्मल, क्योंकि मैं समझना ये चाह रहा था। अब आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, ताकि अगर मेरी समझ में कुछ प्रॉब्लम, यानी कि मुझे क्वेश्चन जी समझने में कुछ इशू हुआ है, तो आप मुझे समझा दीजिएगा। श्योर। आपका सवाल ये है कि अब आपको इंडेफिनेट अभी मिला है, जी पहले आपके पास इंडेफिनेट नहीं था, आपकी जो बच्ची है वो एक्सटेंशन यानी कि 2.5 साल का वीज़ा ले रही थी, जी तो अब आपको इंडेफिनेट मिल गया, तो क्या अब आप अपनी बच्ची की ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं, ये सवाल है आपका? जी जी सर यही अच्छा। है। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि देखें, जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को नेशनैलिटी मिलती है ना, वो ऐसे मिलती है कि अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पहले होता और जी फिर आपका कोई बच्चा, यानी कि वन ऑफ द पेरेंट, किसी एक पेरेंट के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या ब्रिटिश नेशनैलिटी होती, तो उसका बच्चा जो बोर्न होता यूके के अंदर, तो उसके पास जो है वो स्ट्रेट अवे ब्रिटिश नेशनैलिटी आ जाती है। जी ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि आपके पास वो दोनों के पास, पेरेंट्स के पास ना इंडेफिनेट था, ना ही ब्रिटिश सिटीज़नशिप थी, तो इसलिए बच्चे को बाय बर्थ उसकी सिटीज़नशिप नहीं बनती। ठीक है। जी तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। जी दूसरी बात मैं साथ ही यहाँ पे ये भी क्लियर करता जाऊँ कि अगर आपके पास इंडेफिनेट होता भी,
और आपकी बच्ची जो है वो यूके से बाहर पैदा होती, तो वहाँ उस सिनेरियो के अंदर आपको आपके बच्चे को बाय बर्थ नेशनैलिटी नहीं मिलती। वो तभी मिलती है जब आपके पास नेचुरलाइजेशन यानी कि आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी हो। जी। अच्छा, अब आप जो कुछ सॉलिसिटर जो आपको कहते हैं वो नहीं कर सकते, वो आपको इस कानून के मुताबिक कह रहे हैं कि क्योंकि आपको आईएलआर अब मिला है, इसलिए अब आप उसकी नहीं कानून के अंदर नहीं कर मतलब कि रूल्स के अंदर नहीं कर सकती। जी। लेकिन क्या आप आउटसाइड रूल्स यानी कि डिस्क्रेशनरी उसकी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। क्या उसको मिलने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उसकी सारी फैमिली इधर है। और अगर आप उसकी डिस्क्रेशनरी अप्लाई करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन इट कैन गो आइदर वे, उसको आइदर मिल वे। भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। सर एग्जैक्टली मुझे एक वकील ने आप ही की तरह एक्सप्लेन किया था जी और आपने उनसे भी ज्यादा मुझे अच्छे से बताया। माय नेम इज सैयदा जाफरी जी, एंड ऑनेस्टली थैंक यू सो मच क्योंकि यू आपने वेलकम। मेरे लिए बहुत इजी कर दिया है टू अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशन एंड बिकॉज दे सेड टू मी यू आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री लाइक यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर फी वेवर। सो इट्स नो आपके लिए बुरा नहीं है, फीवर अप्लाई कर दें आइदर यस और नो, पर आप अप्लाई करने में हर्ज नहीं। चलें, अब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कहा है कि मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये आपका अकेली का सवाल नहीं है, यकीन करें ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। और आपकी परमिशन से ये जो वीडियो है ना, उसके बाद मैं पूरी अपलोड कर देता होता हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, तो जो आपने सवाल पूछा, आपने लाखों लोगों की मदद की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सर मुझे आस्किंग एक और सवाल का जवाब पूछना था। जी। सर आई हैव माय आईएलआर, मेरी नेशनैलिटी जून में ड्यू है, तो सर ये जो न्यू रूल्स चेंज हो रहे हैं तो क्या अब ये हम पे भी नेशनैलिटी वालों को भी इफेक्ट करेंगे इंशाल्लाह जब मैं आई एम सून एंटाइटल्ड फॉर द नेशनैलिटी? सो व्हाट डू यू थिंक? अच्छा देखिए, पहली तो बात ये कि जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें मुझे बात तो आज करनी है, लेकिन दे आर स्टिल अंडर कंसल्टेशंस। तो उसकी कंसल्टेशन चल रही है। जैसे ही उसकी कंसल्टेशन फिनिश होगी उसके बाद इसका कोई आएगा। लेकिन इस वक्त बात नेशनैलिटी वालों की तो कम हो रही है, जिनको आईएलआर मिलना है 2021 के बाद, जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये बात उनकी हो रही है ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें आती हैं। थैंक यू सो मच सर, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड हेल्प। थैंक यू। थैंक यू, मेरा लगी। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अभी जो थोड़ी देर पहले सैयदा साहिबा आई थी, इनका सवाल ये था कि इनको आईएलआर मिला है, जो इनकी बच्ची ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्या उसके लिए ये नेशनैलिटी अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? तो उसका जवाब था यस कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो रह गया हो और समझ ना आया हो तो आप ज़रूर इसको सुन लीजिएगा। अच्छा, अब मेरे पास जो सवाल ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, उनमें सबसे पहला सवाल ये है कि भाई जो प्रपोज यूके रिफॉर्म्स हैं असाइलम के हवाले से, वो कैसे अफेक्ट करने वाले हैं लोगों को। तो पहला सवाल है कि हाउ विल टेम्परेरी रेफ्यूजी स्टेटस अफेक्ट करंट असाइलम सिस्टम। ये जो टेम्परेरी रेफ्यूजी सिस्टम लेके आ रहे हैं, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि अब जो लोग भी यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई करेंगे उनको सिर्फ 2.5 साल का वीज़ा दिया जाएगा, और उनको जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है वो 20 ईयर्स के बाद दिया जाएगा, और 2.5 साल के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर उनका रिव्यू में ये आता है कि भाई अब उनकी कंट्री जो है उनको सेफ़ है, अब उनको उस कंट्री के अंदर कोई ख़तरा नहीं है, तो उनको उनकी कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। अभी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी मुझे करंटली ऑफिस मैनेजर का मिला है स्किल वर्कर वीजा। जी ग्रांट हुआ है मुझे 3-4 दिन पहले, और मैंने अप्लाई किया था 19 जुलाई 2025 को। ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन मेरा जो है वो मेनली ये है कि मुझे उस पे क्या एक्स्ट्रा 20 आवर्स केयर में अलाउ है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा। आपका और पहले सवाल मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ। आप ये कह रही हैं कि आपको ऑफिस मैनेजर यानी कि आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा अभी अप्लाई किया है और आपका वो ग्रांट हो गया, तो जी क्या ग्रांट हो आप गया और मेरा कोड है कोड 4141। अच्छा, ये मैटर नहीं करता क्योंकि जो मैं जवाब देने वाला हूँ उसके अंदर क्या है कि आप 20, ये पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। अब आप 20 आवर्स किसी भी जॉब में कर सकती है एज लॉन्ग कि वो जो कोड है वो एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर शामिल है। ठीक है। ठीक है, यानी कि अब आप कहीं पे भी जॉब कर सकती हैं। तो अगर आप कह रही हैं केयर हेल्थ केयर में या कहीं भी एज लॉन्ग जो आप जॉब टाइटल पे जाना चाह रही हैं वो जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर शामिल है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक मुझे यू। इस चीज़ की बड़ी चलो, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। जी, मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि अगर ये मसला मेरा होता तो मैं कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करता, पहले मैं इस मसले का हल करता। तो अगर आपका यूके इमिग्रेशन का मसला है तो अब आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाएं और अपनी राय लें। इस ब्रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस मेरे से सवाल पूछ सकें। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी सर, मेरे को है कि मैं 2018 में यहाँ पे आई थी और मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिला था दिसंबर 2021 में। ठीक है, और फिर मेरा जो ILR है वो दिसंबर 2026 में ड्यू है और मेरा डेटा है 2 इयर्स का। कब ड्यू? अच्छा, कौन से 2026 में कब ड्यू है आपका ILR? दिसंबर 2026 में। दिसंबर 2026 में, ठीक है। तो मैं वो मुझे नेक्स्ट डिले कर सकते हैं, कितने चांसेस हैं? अच्छा, मेरा बेटा 2 इयर्स का, उसका भी सेम स्टेटस है। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कि ये अभी कंसल्टेशन है, इसका अभी रूल या लॉ नहीं बने। ठीक है, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लीगल एडवाइस नहीं है। शबाना महमूद साहिबा जो है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ये जी कह जी रही हैं कि भाई जिसके पास तो अभी स्टेटस है, सेटलमेंट स्टेटस है, उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा। जी उसके ठीक है। अलावा जिसके पास भी अभी तक सेटल स्टेटस नहीं है, जो नए लॉज लाए जाएं वो सब पे अप्लाई किए जाएं। जिसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर वो ये लॉ बना देती हैं, जो कि मुश्किल है लेकिन मुमकिन है, अगर वो ये लॉ बना देती हैं तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को भी जब भी इंडेफिनिट मिलना था वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उनके ऊपर नए कानून आ जाएंगे। क्या वो कानून चैलेंज किए जा सकते? जी, किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ ये डिबेट भी करते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जी जी क्या कहते हैं कि जी अब मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मैं आप लोगों की साइड पे हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक पार्लियामेंट कानून बनाता है तो पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, उसका कानून जो है वो चैलेंज तो ज़रूर किया जा सकता है लेकिन वो एक दफ़ा तो सबके ऊपर आएगा। ठीक है, अभी आप ठीक फिक्र है। मत करें, आप फिक्र मत करें।
क्योंकि अभी सिर्फ ये बातें वो कहते हैं अंडर डिस्कशन है, हाँ अभी कोई रूल नहीं आया। ऐसा कोई रूल नहीं आया, और आते आते भी इसको जिस रूल की हम बात कर रहे हैं, देखिए अप्रैल 2026 में जाके इसकी कोई शेप थोड़ी सी मुझे नज़र आना शुरू होगी। देन वी विल नो एग्जैक्टली कि क्या कंसल्टेशन हुई है। ज़्यादातर इस अ काइंड ऑफ रेफरेंडम आप कह सकती हैं कि लोग, आम लोग भी इसमें अपनी राय दे रहे हैं। आप भी अपनी राय दे सकती हैं ऑनलाइन जाके, आप भी कह सकती हैं कि ये कानून जो है सही है कि नहीं है। ठीक है, जी जी चलें, थैंक यू वेरी मच आपके जी, सवाल thank you. बहुत शुक्रिया जी। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने लाइव की बजाय पर्सनल कॉल्स मतलब अटेंड करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, सही है, ठीक है। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जो कहते हैं कि HSMP जो कि 2006 में जो चैलेंज हुआ था, जी उसका काफी लाइट्स जो हैं वो पहले तक कहते रहे जी ये चैलेंजेबल है, लेकिन मैंने उसकी आज काफी हिस्ट्री पढ़ी है। जी HSMP जो है वो तो वो वाले लोग थे हायर स्किल वर्कर, वो वाले। जी जी अब इन्होंने तो हायर स्किल वर्कर को वैसे ही लगा कर दिया है पहले से। जी बिल्कुल ठीक है। वो 5 में रहेंगे या इन्वर्टर वाले जो है वो 3 में रहेंगे। जी जी और हम थे, हमारी दफा तो ये हायर या मीडियम कोई चक्कर था ही नहीं ऐसे ये फोन के पास। 22 से पहले। अच्छा हेलो जी 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 मैं सुन रहा हूँ। जी 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 सर, हमारी तो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो था उस टाइम का जी डिग्री के बाद जो हमारी ऑप्शन होती हैं उसके बाद था। तो फिर आया क्या हमारे जैसे लोग चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दफा तो ये स्किल हाई मीडियम कोई चक्कर था ही नहीं। अच्छा, अब आपने ना हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम की एग्जांपल दी है, HSMP की एक एग्जांपल दी है आपने, ठीक है, और बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। और हुआ ये था कि HSMP वालों को ये कहा गया था कि आपको 3 साल के बाद जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, और उसके 1 साल बाद आपको नेशनैलिटी दे दी जाएगी। लेकिन जब लोगों को 3 साल होने वाले थे तो उन्होंने कहा एक्चुअली आप 3 साल के बाद नहीं, हम आपको 1 साल की और एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी, और फिर हम आपको जो है वो देंगे। अच्छा, जब ये लॉ आया, ये पॉलिसी उन्होंने चेंज की थी। ये कानून, पॉलिसी एंड कानून के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। पॉलिसी लाइक हम बैठे बैठे, मेरे ऑफिस की पॉलिसी है मैं किसी टाइम पे जो मर्जी कर दूँ, ठीक है, पॉलिसी कैन बी चैलेंज्ड, वो फौरी तौर पे चल। लेकिन जब पार्लियामेंट से कानून बन के आता है तो जुडिशरी का काम है, अनलेस इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, इट इज़ चैलेंजिंग ह्यूमन राइट्स, देन इट्स डिफरेंट। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, कानून बन गया, जुडिशरी का, जजेस का काम है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन करें, ना कि उसके चैलेंजेस, अनलेस कि वो ह्यूमन राइट। अब मुझे ये बताएं कि आज के दौर के अंदर, अभी के दौर के अंदर, अगर आपके लॉ चेंज होता है, आपका कानून चेंज होता है, वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है, तो उसको कौन चैलेंज करेगा जाके? क्या कहेंगे? एक ही ग्राउंड है सिर्फ, वो है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की ग्राउंड, कि जी हमारी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि आपने हमने तो वीज़ा लिया था, आपने हमसे ये कहा था कि भी अगर हम 5 साल गुजारते हैं तो आप हमें वीज़ा देंगे। तो ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये एक ग्राउंड है ज़रूर। एंड इफ़ यू वांट टू चैलेंज, यस यू कैन चैलेंज दिस, लेकिन क्या वो कानून बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या वो कानून ला सकते कि नहीं ला सकते, मैं सिर्फ उस हद तक बात करता हूँ। ठीक है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मैं इस चीज़ की बात नहीं करता। और जो HSMP की एग्जांपल है, वो तो आटे में नमक के बराबर लोग थे, वो तो बहुत कम लोग थे। अब हम बात कर रहे हैं मिलियंस में। आपको पता है 2026 में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन लेने वाले हैं।
2.8 यस। और उस 2.8 मिलियन लोगों की जिनकी आप बात कर रही हैं वो फौरी तौर पे इंडेफिनिट लेने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं किस चीज़ के, कि 1 साल के बाद उनको नेशनलिटी मिल जाए और उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो सारे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, अब मुझे ये बताएं वो फ्लड गेट कौन रोकेगा यहाँ पे? मैं नहीं कह रहा, ये दिस इज़ नॉट मी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई दे वांट टू इन्वेस्टिगेट जिन लोगों ने पैसे दे के यहाँ पे वर्क परमिट लिए, दे वांट टू इन्वेस्टिगेट जो लोग इंडेफिनेट लेते, जिन लोगों को वीज़ा मिलता है, वीज़ा मिलते साथ ही वो बेनिफिट पे चले जाते हैं, ये उन लोगों के, एंड दे नीड टाइम, स्पेशली जो हेल्थ केयर के वीज़ों के साथ हुआ है वो आपको नहीं पता, वो हमें नहीं पता, वो हेल्थ केयर सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर 200 वीज़े निकले हुए हैं। अब वो 200 वीज़े बिके हैं, अब अच्छा उन्होंने कहा नॉर्मल जो स्किल्ड वर्कर वाला है वो 10 साल पे जाएगा, जो हेल्थ केयर वाला है वो 15 साल पे जाएगा, बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्टिगेट, दे नीड द टाइम। और देखें वो पंजाबी का है सब फड़े जाएंगे, तो ये वही बात है कि ये दे वांट टू इन्वेस्टिगेट इट, दैट इज़ वाई दे नीड मोर टाइम। और उन्होंने कहा है कि भाई हम बेनिफिट नहीं देंगे जब तक कोई यहाँ पे नेशनल नहीं होगा। सो द पॉलिसीज, द लॉज, दे आर ब्रिंगिंग द लॉज, दे नॉट ब्रिंगिंग द पॉलिसीज। अब आप मुझे बताएं, आप एक और सवाल का आप मुझे जवाब दें, यहाँ पे जितने असाइलम होते हैं, ठीक, अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि फेक है, लेकिन यहाँ पे जितने असाइलम होते हैं इनको वीज़ा मिलते साथ ही ये अपनी कंट्री कैसे चले जाते हैं? बिल्कुल सही है। तो ये तो कब तक चलेगा ये सारा कुछ तमाशा ना? तो मैं आई एम विद यू, आई एम विद ओवरस्टेयर्स, आई एम विद सबके साथ हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने इस सिस्टम को अब्यूज किया है, नो डाउट, हम मानते हैं इस चीज को, उसकी वजह से बहुत सारे और लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है जी, आप हो सकता है आप जेन्युइनली यहाँ पे आई हैं, आप देखें स्किल्ड वर्कर जो लोग हैं यहाँ पे वो तो सबसे मजलूम लोग हैं, सबसे मजलूम, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने पैसे भी दिए, 20-20 हज़ार पाउंड भी दिया है। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तो ये नजर आ रही है ना कि इतने साल कोई भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकता किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, नहीं इस इन कंडीशंस में नहीं, जहाँ पे टैक्स भी आपने पे करना है, जहाँ पे तनख्वाह भी आपको कम मिलनी है, जहाँ पे आपसे काम भी ज़्यादा लिया जाना है, और जहाँ पे आपको 20,000 पाउंड भी देना है, भाई मतलब कितना को कर लोगे आप? नहीं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई भी है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी है यहाँ पे, लाइक कोई शायद इंग्लिशमैन के अंडर वो माइट पॉसिबल कि उनका कोई बिहेवियर अच्छा हो, जी जी, इसके साथ बिहेवियर चाहे कोई जेन्युइन काम कर रहा है कि यहाँ पे डिपेंडेंट है, कोई भी है जी, वो ऐसे ट्रीट करते हैं, लाइक मैं क्या कहूँ, हाँ नहीं, रिस्पेक्ट जो है वो भी डिसरिस्पेक्टफुली भी देखें। अब लाइव पे बैठा हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकता, बट आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपका सवाल ये था कि क्या ये कानून बनेगा तो चैलेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या ये कानून बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। ठीक है जी, सारे क्लास क्वेश्चन जी पूछें। है कि जब अब ये हाई मीडियम सारी स्किल्स का आ गया है, इससे पहले जब ये चीजें नहीं थी, सेटलमेंट की तरफ जब अभी ये जा रहे हैं, इससे पहले ये चीजें नहीं थी, और मिनिमम वेज पर एनम जो है लोग उसी पर हैं, तो वो अपनी या उनका एम्प्लॉयर खुद से कैसे इतनी इंक्रीज करके 50+ में जा सकता है? हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, ठीक है, लेकिन बात वही है जो मैं पिछले 10 मिनट से आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू जी। ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जवाब भी थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये एक मुकम्मल डिबेट है, और इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपके साथ हम जो है इस डिबेट के साथ ही लेके चलेंगे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये डिबेट का प्रोग्राम नहीं है, ये सवाल और जवाब का प्रोग्राम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सराफात मैं आपको लाइव देख रहा था तो मैंने कहा कॉल कर दूं। थैंक यू, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। ये पूछना चाहता था कि मैं ओवरस्टेयर हो गया था, तो मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेयर हो गया था 2 महीने पहले ना, आप क्योंकि मेरा आप जो है लोअर ट्रिब्यूनल से रिफ्यूजल आ गया ना। अच्छा, आप ओवरस्टेयर हो गए थे 2 महीने पहले, ये आपने मुझे कहा है। जी मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि मुझे जो रिफ्यूजल आया उसके बाद मैंने अपील नहीं की ना ट्रिब्यूनल के अंदर अभी तक। ठीक है। तो लेकिन जो जिस कंपनी का कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा वर्क भी शो होता है सारा कुछ, वो रिक्वेस्ट डालते हैं तो वहाँ पे ओके आता है ठीक जो है। मेरा स्टेटस है। उसके बाद वहाँ पे मेरा जो है उन्होंने कोशिश किया तो वो लाइसेंस भी निकला है उनका और मेरे नाम पे कोर्स भी जनरेट हो गया है। ठीक तो है। पॉसिबल है अब मैं जो है वो कर सकता हूँ वीजा। अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन की थी, वो रिफ्यूज़ हो गई और उसके बाद आप फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल ने भी आपकी अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद 2 महीने तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जी जी। तो क्या आप और ना ही मुझे होम ऑफिस की और मेल आई है, ना ही मुझे कोई और मेल आई है, कुछ भी नहीं। जी मैं अपना सिग्नेचर पे भी जा रहा हूँ, बाकी भी नॉर्मल रूटीन वर्क है। मेरा जो वर्क था वो रजिस्टर है 20 आवर्स, तो वो उसी तरह रजिस्टर आ रहा है। मैंने चेक किया कल रात को तो वहाँ भी अभी तक रजिस्टर ही शो हो रहा है, मीन के वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उस ठीक पे है। भी। ओके, ठीक है। मीन अब उन्होंने वो लाइसेंस पे जो है ना मेरा कॉस्ट निकाला है कंपनी ने, तो पॉसिबल है कि कोई इवन 2% 3% कोई चांस है कि मैं स्विच कर सकता हूँ अपना वीजा, कोई मुझे मिल अच्छा, सकता है? देखिए कानून के मुताबिक तो आप स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरस्टेयर्स आर नॉट अलाउड टू स्विच देयर वीज़ा। क्योंकि सिंपली बात, अगर आपके पास कुछ हो तो आप स्विच करते हैं ना। जब आपके पास कोई वीज़ा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप स्विच कैसे करेंगे। लेकिन सर लेकिन मसला क्या है लेकिन कि मुझे कोई मेल भी लेकिन नहीं आई। देखिए, दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे मौजूदात भी तो होते हैं, लोगों की लॉटरीज भी तो निकलती हैं, तो हो भी सकता है। ठीक है। पॉसिबिलिटी है हाँ मीन जी, के कहीं ना कहीं अगर पॉसिबिलिटी। वो मुझे मेल भी नहीं आई, मैसेज भी नहीं आता, देखिए, दैट मीन कानून कि के मैं मुताबिक नहीं, अगर वैसे इन एरर इशू हो जाए वो एक अलग बात है। पॉसिबिलिटी मीन कि मुझे करके पछताना चाहिए। नहीं नहीं, आपको करके पछताना नहीं, करके नहीं, करके कभी नहीं पछताना चाहिए। करके ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए। वो मैं तो हमेशा कहता हूँ, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार आप रख। अगर एप्लीकेशन करते हैं सर तो कोई पॉसिबिलिटी है कि आप मेरी एप्लीकेशन कर सकते हैं इसकी? अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि एक बार आके ज़रूर मेरे से लीगल एडवाइस ले लें। दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। फिर मैं आपके मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें देखूँगा, फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप चांस लेना चाहते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है। तो अगर सर इसमें इमिग्रेशन बेल तो आ जाती है, जैसे लोअर पे रिफ्यूज हुआ, जैसे ही होम ऑफिस ने रिफ्यूज किया उसके बाद वो इमिग्रेशन बेल पे था मैं, तो कहते हैं कि इमिग्रेशन बेल पे हो तो फिर भी नहीं पॉसिबल। सर, आप ऐसे कीजिएगा कि एक बार ना इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे मिल लीजिएगा। फिर मैं आपको डिटेल में, क्योंकि योर मैटर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, इज़ नॉट लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ठीक है जी, ठीक हो गया। चले, थैंक ठीक यू, हो गया। थैंक यू। हेलो। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बस छोटे से एक चीज़ डिस्कस मुझे करनी थी। जी। बेसिकली मैं पिछले 5 साल से प्राइवेट लाइफ के ऊपर थी और अभी मैंने रिसेंटली अपनी एक्सटेंशन डाली, जो एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, ये कहकर कि आप पिछले साल में 2 बार मैं पाकिस्तान बेसिकली गई थी अपनी मदर की मेडिकल रीजंस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि आपको अलाउ नहीं था, आपने ट्रैवल किया वहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने उसकी अपील डाल दी जो उन्होंने मुझे राइट्स दिए थे, और अपील के बाद मेरे पास स्टिल वीज़ा था, 1 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो रहा था, उसी के अंदर मैंने एक और एप्लीकेशन डाली। उस एप्लीकेशन को भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ये कहकर कि हमने अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम उन्होंने मुझे होम ऑफिस वालों ने कॉल किया कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि आपको असालम डाल देना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकती क्योंकि आपको थ्रेट है वहाँ से। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास अपील ऑफ राइट टाइम है और अपील मैंने डाल भी दी, और मैंने एक और एप्लीकेशन भी डाल दी है। मैं अभी किसी भी ऐसे डिसीजन पे नहीं जाना चाहती जो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं असाइलम डालना नहीं चाहती, जबकि मेरे पास ऑलरेडी प्राइवेट लाइफ के
अच्छा आपका देखें मेरी बात से ये आपका क्योंकि लाइव होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना पर्सनल जो है सबकी स्टोरी यहाँ पे ना लूँ। अगर आपका कोई सीधा सवाल है तो मेरे से सवाल पूछिए। सवाल ये है कि अब उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन में मेरी रिफ्यूज कर दी है और अपील मैंने जो दोनों एप्लीकेशंस की अपील थी उनको एक मर्ज करके ऑब्वियसली मैंने वो डाल दिया है। तो मैंने सवाल आपसे ये पूछना है कि जिस जो हालात इस वक्त जा रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि ये मुझे आगे अपील में जाकर वीजा दे देंगे कोर्ट में या उस पर भी वो करेंगे, क्योंकि जबकि मैंने इनको ऑलरेडी सेकंड एप्लीकेशन में सारी एविडेंस भेज दिए थे कि मैंने ट्रैवल क्यों किया, इन्होंने वो एप्लीकेशन को देखा तक नहीं और उसको मतलब बिल्कुल ट्रैश में डाल दिया। चले मैं आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक शाह जी। मैं 2005 में आया था यूके में, जी। ठीक है, और उसके बाद मैंने वेरियस टाइम एप्लीकेशन की, ओवरस्टे हो गया और 2022 के एंड में मुझे कोर्ट की तरफ से अपील अलाउ होगी मेरे FLRF पे, ठीक है, ठीक है। और उसके ऊपर मुझे 10 ईयर रोड के ऊपर मुझे मिला और एक्चुअली मैं डिसेबल हूँ और मेरी अभी सेकंड एक्सटेंशन हुई है अभी और जाहिर बात है बेनिफिट भी साथ अलाउ है, सारा कुछ है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये मुझे भी आगे ये 10 ईयर के ऊपर मुझे मिलेगा ILR या मुझे 20 ईयर पे जाएगा, ये क्वेश्चन था मेरा। चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। थैंक यू। प्लीज। जी मेरे पास यहाँ 2 सवाल मौजूद हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं पहले दोनों सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन उससे पहले आपको बता तो दूं कि नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूं, लंदन में होता हूं। अगर आपने मेरे से कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर पे आप बुक कर सकते हैं। पहला सवाल मेरे पास ये मौजूद है कि जी इन्होंने जो है 5 साल प्राइवेट लाइफ पे रही, जब इन्होंने 3rd एक्सटेंशन अप्लाई की तो वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी ये कह के कि आपको अलाउड नहीं था। ओके, दिस इज़ वेरी हाईली अनलाइकली अनलेस आई सी योर रिफ्यूज़ल। मैं आपका रिफ्यूज़ल पर्सनली देखूं उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूं। इवन की इंफॉर्मेशन भी मैं तभी दे सकता हूं क्यों अलाउड नहीं थी, क्या हुआ था उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अब आपने एक बार जब आपकी रिफ्यूज़ हो गई और उसके बाद आपकी अपील थी, फिर आपने कहा कि जी उस अपील के बाद आपने एक और एप्लीकेशन कर दी, फिर एक और अपील कर दी, 2 अपीलें मर्ज कर दी। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने एक सालन बनाया, उसके अंदर उसने साग भी डाल दिया, दाल भी डाल दी, आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए, गोभी भी डाल दिए। तो मुझे उसका कोई पता नहीं चल रहा कि उसका क्या होगा। तो आई नीड टू सी द रिफ्यूज़ल लेटर, क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसा आप बता रही हैं कि जी 2 अपीलें एक साथ पे जो है वो डिफरेंट प्राइवेट लाइफ के ऊपर ही, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लाइफ के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन की है तो मोस्ट लाइकली जब आप दूसरी एप्लीकेशन करती हैं तो आप प्राइवेट लाइफ पे करेंगी तो इट विल बी कंसिडर एज ए रिपीट क्लेम और उसमें आपको अपील नहीं। देखिए मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर एक प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन की है और मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको कानून के मुताबिक बता रहा हूँ। अगर आपने पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शन थी। अभी मैं आपसे फ़ोन पे पूछ नहीं रहा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये देखना पड़ेगा क्या आपने उस रिस्ट्रिक्शंस की ब्रीच की है कि नहीं की। अगर ब्रीच की है तो उसके अंदर क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसेस मौजूद थे। देखें, ये आप ब्रीच की इमिग्रेशन की ब्रीच ऐसे ही है जैसे कि एक किसी भी एनी अदर कानून की ब्रीच है। जी आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग की टिकट आ जाती है, आपको पॉइंट्स लगते हैं, आप वहाँ पे क्या कहते हैं, क्यों जी मैं हॉस्पिटल में काम से लेट हो रहा था इसलिए मैंने ओवर स्पीडिंग की है, लेकिन कानून तो आपने तोड़ा है ना। तो इसी तरह से अगर आपने इमिग्रेशन के रूल के ब्रीच किया है, इट नीड्स टू बी सीन के क्यों किया, देन योर केस कैन बी फोर्ट ऑन प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड कि क्या जो आपने जुर्म किया है या जो आपने ब्रीच किया है क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा आपको मिलनी चाहिए कि आपका आगे पूरी ज़िंदगी आपको वीज़ा ना दिया जाए। ठीक है,
इस चीज़ के ऊपर आपका केस जो है आगे फाइल किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे से एडवाइस चाहती हैं तो देन आई वुड हैव टू सी एवरीथिंग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ आंसर। आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको खुद नहीं पता, या जो आपको गाइड कर रहा है शायद उसको भी नहीं पता कि चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो। एक केस है आपका बड़ा सिंपल सा सीधा केस है, सिंपल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आपको कोई चीज़ अलाउ नहीं थी, आपने वो कर दी, इमिग्रेशन की ब्रीच हुई, आपकी एक्सटेंशन नहीं हुई। अब आप असाइलम पे जा रही हैं, कभी आप किसी कोई और एप्लीकेशन कर रही हैं, सो सम आइदर यू आर बीइंग मिसलेड बाय योरसेल्फ और समवन इज मिसलीडिंग यू। करनी चाह रही और मुझे नहीं होम ऑफिस ने नहीं, ऑफर क्योंकि किया। होम ऑफिस ने इसलिए ऑफ़र किया होगा ना, आपने आर्टिकल 3 की बात की होगी कि भाई मेरी जान को ख़तरा है पाकिस्तान में, या कोई या ऐसी बात की होगी, या आपने अपने मेडिकल इश्यूज़ ऐसे रेज़ किए होंगे कि जिसके अंदर होगा। खैर बात लंबी हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लें, फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? सर आई विल कांटेक्ट। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय 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 बाय। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो मौजूद ये है कि जी ये यहाँ पे इनको 2022 के अंदर वीज़ा मिला है प्राइवेट लाइफ के ऊपर, और ये बेनिफिट के ऊपर है, तो क्या इनके ऊपर भी ये रूल्स अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे जो अनसेटलमेंट के आ रहे हैं? क्या इनको भी, क्योंकि ये बेनिफिट पे हैं, तो इनको अगर इनको भी 15 साल या 20 साल पे डाला जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि शबाना महमूद साहिबा जो कि हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस टाइम पे, उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कैटेगोरिकली कहा है कि जिनके पास सेटलमेंट है सिर्फ वो लोग बचेंगे, उनको कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो सेटलमेंट के लिए उनको अब 15, 20, इवन 30 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक सर है? मैं शुक्र हूँ, आप बताइए कैसे? मैं फोन मिलाने की ट्राई कर रहा था, मैंने कहा कहता हूँ कि आज आप कोई शेर नहीं सुना रहे साथ। अच्छा नहीं, आज शेर इसलिए मैं नहीं सुना रहा क्योंकि पता क्या सवाल ही इस तरह के हैं कि मैं ना और मैं कितना दुखी करूं यार। पहले मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं यहाँ पे कि मुझे ना चाहते हुए भी आई हैव टू एक्ट एज अ डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ, कि भाई मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। तो चले मैं आज आपको एक शेर भी सुना देता हूँ और एक सवाल भी ले ले मेरा, ठीक है? हाँ जी 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 जी, सुनाए सर। तुम्हारी कहानी सुनी तो दर्द अपना याद आ गया, तुम्हारी कहानी सुनी तो दर्द अपना याद आ गया, एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं फिर क्यों ना चले हम साथ साथ। वाह वाह, क्या बात है जनाब, बहुत आला जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप सवाल पूछ लीजिए सर। अच्छा सर, सवाल ये है कि मैं अक्सर काफी दिनों से कुछ ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, लोगों के भी चल रहे हैं, कुछ मेरा भी होगा जी। अच्छा ऐसा कि वो जो ये कानून बना है कि जो बेनिफिट पे है, ठीक है जी, तो सवाल मेरा ये अच्छा कानून बना नहीं अभी, इट इज स्टिल अंडर कंसल्टेशन, ये कानून अभी बना नहीं है। अच्छा लेकिन ये वो कंफर्म कर दे कि अगर वो जो बेनिफिट ले रहे हैं उनको यानी कि वो मजीद वो एक्स्ट्रा टाइम गुजारना पड़ेगा अगर वो 10 ईयर रूट पे हैं, फैमिली रूट पे, ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जैसे है, मेरा तो मुझे बेनिफिट अलाउ नहीं है, ठीक है? तो लेकिन मेरी मिसेज जो है वो तो बेनिफिट लेती हैं, तो मैं नहीं लेता, मैं तो प्रॉपर जॉब भी करता हूँ और मतलब अभी तो जॉब नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरा वो एक एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा अभी ऑपरेट हुआ हुआ है, तो मैं समझे कि अभी कोई 7-8 महीने से मैं जॉब नहीं कर रहा, तो यानी कि मेरे तो उसके कार्ड पे भी लिखा हुआ था कि नो पब्लिक फंड, तो इस तरह मेरा भी इफेक्ट होगा या मेरा नहीं होगा? अच्छा चले, मैं आपके सवाल का जवाब, आपका सवाल ये है कि जी आप नहीं बेनिफिट ले रहे, आपकी मिसेस बेनिफिट ले रही हैं, तो अगर नया लॉ बनता है कि बेनिफिट वाले को जो है वो आगे लेके जाया जाएगा,
तो क्या बनेगा आपका, ठीक है? जी बस इसी तरह, चलो। क्योंकि वो उस पे तो लिखा हुआ है साफ वाज़ह कि आप पब्लिक फंड नहीं ले सकते, ठीक है? तो ठीक है, ज़ाहिर है मैं तो नहीं ले रहा, ठीक है। तो लेकिन मेरा जो है वो अच्छा, प्राइवेट आपकी फैमिली रूट पे सिचुएशन, हूँ मैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए जी जी अब आपकी सिचुएशन के अंदर क्या आप अकेले नहीं हैं, ठीक है? आपकी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे मिलियंस के अंदर लोग मौजूद हैं। उन्होंने दो चीज़ें कही हैं, उन्होंने कहा है, नंबर एक ये कहा है कि जो बंदा भी यहाँ पे बेनिफिट पे होगा ठीक है उसको हम 15 साल या 20 साल पे ले जाएंगे, ठीक? ठीक है अच्छा, अब जो ब्रिटिश सिटीज़न है उसने तो नहीं जाना ना इंडेफिनिट लेना, या जी जी ब्रिटिश सिटीज़न वो तो उसके पार्टनर नहीं लेना है। तो ये बात हाउस होल्ड की हो रही है, ठीक है? अच्छा अच्छा अगर उनकी हो रही है, ठीक है हाउस होल्ड की, पूरे हाउस होल्ड की, जितने घर ठीक में है आप मियाँ बीवी दोनों में से एक बंदा भी अगर बेनिफिट ले रहा है तो ठीक है ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जब तक उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं मिल जाएगी, जब तक ठीक वो है ब्रिटिश सिटीजनशिप जिसको नहीं मिल जाएगी, उसके बेनिफिट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, उसको बेनिफिट दिए ही नहीं जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब जो लोग ILR पे हैं ठीक है उनके भी बेनिफिट बंद हो जाएंगे, जो लोग ठीक है लीव टू रिमेन पे हैं उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है ठीक है? और द गवर्नमेंट विल सेव नॉट इन मिलियंस, बिलियंस, ठीक है? आपको पता है कितना बेनिफिट पे खर्चा होता है UK का? जी जी तो जी बिल्कुल ऐसे अब ही है हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज स्टिल अंडर कंसल्टेशन, ठीक है? तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये बात जो हो रही है मेरी समझ के मुताबिक ये हाउस होल्ड की हो रही है, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक बंदा भी अगर बेनिफिट ले रहा होगा तो इट विल अफेक्ट योर वीज़ा, इट लुक्स लाइक इट, बट मैंने पहले भी कहा है कि इसको शेप होने में अभी चीज़ों को 3 से 4 महीने लगेंगे, तो उस वक्त तक बस एंजॉय करें। हाँ ऐसे ही है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं चलें, जनाब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, माय नेम इज मोहम्मद बिलाल, आई एम फ्रॉम डंडी, स्कॉटलैंड। जी बिलाल साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी कंसल्टेशन ओपन है और नए रूल्स जो हैं उनकी बात हो रही है इम्प्लीमेंट होने की, तो मैं केरल वीजे पे हूँ, यहाँ मुझे 3 साल हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो केरल्स हैं वो 15 इयर्स के बाद के लिए वो प्लान कर रहे हैं सेटलमेंट का, तो 2028 के बाद, जुलाई 28 के बाद तो केरल वीजा एक्सटेंड ही नहीं हो सकता। सिर्फ केरल ही नहीं, जो भी लो वेज पे हैं, यानी कि जो मिनिमम वेज पे चल रहे हैं, जो जी बिल्कुल लो वेज पे, तो अगर इन केस सर अगर वो 15 ईयर को कम करके बाय एनी चांस 10 ईयर पे लेके आते हैं, तो 5 ईयर का मेरे पास कॉस्ट था जो कि 28 की दिसंबर में खत्म हो रहा है, लेकिन एक्सटेंशन मुझे करवानी है फॉर एग्जांपल 28 की जुलाई से पहले फर्दर 5 ईयर्स की जी। तो मैं सेम एम्प्लॉयर के साथ जिसने मुझे दिसंबर 28 तक का कॉस्ट दिया ऑलरेडी और मेरा वीजा भी स्टैम्प हो गया, मैं कोई बाय एनी चांस जुलाई 28 से पहले रिटायर करके या इस तरह कुछ करके रिजाइन करके और दोबारा कॉस्ट लेके सेम एम्प्लॉयर के साथ फर्दर 5 ईयर का कॉस्ट ले सकता हूँ समहाउ? अच्छा, आपका सवाल ये है कि अभी आप एक एम्प्लॉयर के साथ हैं, अगर आप दूसरे एम्प्लॉयर के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन इसके लिए आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिंपली इसको कहते हैं चेंज ऑफ एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन होती है, आप वो एप्लीकेशन दें, आप अपना वीज़ा स्विच कर लें, दैट्स इट, ठीक है? सॉरी सर, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं सेम एम्प्लॉयर के साथ फर्दर 5 ईयर का कोर्स अगर लेना चाहूँ एक्सपायर से 2, 4, 6 महीने पहले, मतलब मेरा वैसे एक्सपायर हो रहा है दिसंबर में, तो उसने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि जुलाई 2028 के बाद केरल का वीजा मजीद नहीं मिल सकता, तो उसने कहा है कि आपका तो एक्सपायर दिसंबर में हो रहा है, तो हम तो 5 ईयर का मजीद आपको कोर्स दे सकते हैं, सेम एम्प्लॉयर ने कहा, लेकिन फिर उसके लिए आपको मतलब आप लीगल टीम से देख लें, अगर हमसे ही आपको 5 ईयर का चाहिए तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो लीगली मतलब अलाउ हो या कोई इसकी मतलब पॉसिबिलिटी हो।
देखिए अगर आप अपने सेम एम्प्लॉयर से भी, कॉस्ट तो आप किसी से भी ले सकते हैं सर, बिकॉज यू आर अलाउड। ठीक है, नहीं देखिए मेरी बात सुने, कॉस्ट एक्सपायर होना मतलब वीज़ा एक्सपायर होना है, लेकिन इफ़ यू आर विद योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर एंड यू वांट टू कंटिन्यू विद योर employer, then you would have to wait until your visa is expiring 28 days before आप अपने आप को जो है वो कर सकते हैं। if you want to switch to another employer you can do any time you want to। ठीक है, अब आपका सवाल ये समझा, आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास एक कॉस्ट मौजूद है, आप चाह रहे हैं उसी सेम एम्प्लॉयर से आप एक कंडीशन में, अगर आप अपना जॉब क्राइटेरिया यानी कि आपका कॉस्ट चेंज हो रहा है, अभी आप लेट्स से 4141 पे थे तो आप 5151 पे जाना चाहते हैं, यानी कि ऑफिस मैनेजर की जॉब आपको मिल रही है, यू माइट बी एबल टू डू दैट बट प्लीज डू गेट अ लीगल एडवाइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम। अभी आप लाइव में? जी जी बिल्कुल, मैं लाइव पे बैठा हूँ जी। अच्छा, आपसे इंफॉर्मेशन ये लेनी थी। मेरा नाम हसन है जी, और मैं भी PSW डिपेंडेंट में हूँ और IT की कंपनी एक रजिस्टर की थी तकरीबन साल पहले, और मेरा PSW एक्सपायर होने में तकरीबन साल 1 मंथ है। ठीक है, और जो IT की कंपनी रन की थी वो प्रॉपरली IT की कंपनी चलाई थी, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे पाकिस्तान में भी। ठीक है, पाकिस्तान में भी मैं IT का काम करता था और तो मैंने उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया और तकरीबन उसको साल हो गया। सर सवाल पूछिए प्लीज, आपका सवाल क्या है? कि मैंने ना इसी कंपनी का थ्रू लाइसेंस अप्लाई करना था। ठीक है, और लाइसेंस मैंने अप्लाई कर दिया तकरीबन 3 दिन पहले, और जो कि मैंने हाई सिक्योरिटी पे अप्लाई किया था। मेरे से उन्होंने 2 चीजें मांगी हैं, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट मांगी है, और उन्होंने राइट ऑफ वर्क जो आपने एम्प्लॉय रखे थे उनका मांगा है। ठीक है, अब राइट ऑफ वर्क तो मैंने सिर्फ 1-2 एम्प्लॉय रखे थे जो कि अभी करंट हैं, और उनका राइट ऑफ वर्क मैंने चेक किया था। ठीक है, लेकिन मेरे से ये हुआ कि मैंने उनका राइट ऑफ वर्क लाइक आफ्टर 1 मंथ बाद जाके चेक किया। ठीक है, तो क्या कोई इशू हो सकता है? आल्दो कि मैंने चेक किया प्रॉपरली, एम्प्लॉय को 2-3 महीने हो गए काम करते हुए, बट महीने बाद। अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपने जो है लाइसेंस अप्लाई किया है और उन्होंने आपसे जो चीज़ें मांगी हैं उन्होंने उसमें से मांगा कि आप अपने करंट एम्प्लॉय का राइट ऑफ वर्क बताएं। आपके पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ था लेकिन आपने लेट चेक किया था। सो कैन इट इफेक्ट योर करंट एप्लीकेशन, यस और नो, यही आपका सवाल है? जी देखें, अगर तो वो कंप्लायंस पे जाते हैं तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि ये आपको चेक उसको जॉब देने से पहले करना था और उसको प्रिंट करके अपने पास उसका एविडेंस आपने रखना था। ठीक है, अगर तो वो इतनी डिटेल में जाते हैं तो यस, अदरवाइज अगर वो देखेंगे कि हाँ भाई इसके पास राइट टू वर्क था तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अच्छा, मैं अब आपके साथ 6 मिनट्स मोर रहूँगा, 6 मिनट और। मैंने इतने सारे सवाल थे मेरे पास के और मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, वो सारे सवाल मेरे वहीं के वहीं रह गए। मैं 6 मिनट यानी कि 6 मिनट्स मोर आपके साथ रहूँगा। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। आज मेरे से एक दोस्त ने पूछा है, भाई ने पूछा आके जी आज आप शेर कोई नहीं सुना रहे, तो ये इस टाइम पे जो शेर सुनाने का वक्त ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जो सवाल हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऐसे कि उसके ऊपर सिर्फ क्या सराई की जा रही है। इस वक्त कंसल्टेशन है ये, और कंसल्टेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपके पास मैं और 5 मिनट हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हो 07727347212। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं UK इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। एवरी मंडे एंड फ्राइडे मैं आता हूँ लाइव, आपके लेता हूँ लाइव सवाल और उनके देता हूँ लाइव जवाब। अगर आपका कोई भी UK इमिग्रेशन के हवाले से सवाल है तो आप मुझे
अभी कॉल कर सकते हैं ऑन 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे करना था। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं यहाँ पे प्राइवेट एंड फैमिली उसमें रूट में हूँ। मेरे तीनों बच्चे ब्रिटिश हैं जी और हमने कोरोना वायरस के टाइम में, बिकॉज मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, इस वजह से हमने 1.5 ईयर्स से लेके 18 मंथ तक 19 मंथ तक हमने ना बेनिफिट लिया था। एट द मोमेंट हमने बेनिफिट स्टॉप कर दिया 1 ईयर अगो। ठीक अभी है। हम किसी बेनिफिट पे नहीं है, यूनिवर्सल पे नहीं है, सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है, वो भी बच्चों के, क्योंकि तीनों बच्चे ब्रिटिश है। ठीक और है। हम मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी है ना, मैं इंडिया से हूँ, ठीक तो है। उस बेस पे हमें मिला था और मेरे बच्चे स्टेटलेस के बेस पे उनको ब्रिटिश मिला है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी मेरी जो लास्ट एक्सटेंशन है 2027 में, तो ये जो लॉ चेंज हो रहा है 15 ईयर 20 ईयर का, तो ये हम पे भी इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? क्योंकि हम तो ऑलरेडी स्टॉप कर दिया, और वो हमारा जो जब हमने लिए थे तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर इफेक्ट होगा, क्योंकि अच्छा, आपका सवाल ये है कि आप पहले बेनिफिट लेती थी, अब आप बेनिफिट नहीं लेती, आपने स्टॉप कर दिया। अच्छा, आपने स्टॉप कर दिया, तो जब ये कानून बनेगा तो क्या आपको अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर अभी फ़िलहाल है। वो आंसर ये है कि ये अभी कंसल्टेशन चल रही है और उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ के ये इफ़ेक्ट, जिसके पास भी सेटलमेंट नहीं है, ये कानून बनेगा तो सबके ऊपर आएगा। लेकिन ये डेट्स अभी तक नहीं बताएगी कि क्या ये पहले जो लोग बेनिफिट ले रहे थे उनके ऊपर भी आएगा कि नहीं आएगा, और जो फ्यूचर में लेंगे उनके ऊपर भी आएगा कि नहीं आएगा। ये डेट्स अभी नहीं आई, किस डेट से ये स्टार्ट होगा। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो भी। पर आप क्या कहते हैं कि अगर 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 आएगा भी तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ना, ये तो लॉ बनने से पहले ही, और ये गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया, हम तो अपने आप तो ले रही नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन उन्होंने उतारी थी। तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कानून अगर बन जाएगा तो हम उसके 1-2 साल पहले से ही नहीं ले रहे, हमें तो पता ही नहीं था, बट हम वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब ये है कि जी बिल्कुल, आप ज़रूर, कोई भी कानून बनता है तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अभी मेरा ख्याल है कि मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। अब हम लेंगे आपसे लास्ट कॉल, आखिरी कॉल मैं लेने वाला हूं आज की। उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अभी मेरे पास कुछ सवाल भी थे, तो मेरी कोशिश होगी ये सवाल मैं एक्सप्लेन कर दूं जाने से पहले, लेकिन आप की लास्ट कॉल लूँगा, उसके बाद आपसे चाहूँगा इजाज़त। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुभान बात कर रहा हूँ लिवरपूल से। जी सुभान भाई, लिवरपूल से बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। मैं स्किल वर्कर वेजी पे हूँ और अभी मैं मेरे 3 बच्चे, एक बच्चे को और एक वाइफ को बुला रहा हूँ, और 2 बच्चों को बाद में 1 ईयर बाद, 8 महीने बाद। जी। तो ये जो 8 महीने बाद या 1 ईयर बाद उसको बुलाऊंगा बच्चों को, 2 बच्चों को, तो उस पे वीजा में तो कोई मसला तो नहीं होगा? बस यही सवाल है। चले, थैंक यू। अच्छा, ये थे हमारे एक दोस्त भाई, ये लिवरपूल से। इनका सवाल ये था कि अगर ये 8 महीने बाद अपने बच्चों को बुलाते हैं तो क्या उनको कोई मसला होगा कि नहीं होगा ये स्किल्ड वर्कर वीज़े पे। देखें, 8 महीने के बाद क्या कानून बनने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जो है मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। लेकिन क्योंकि मुझे ये, मेरे पास कुछ सवाल हैं, मुझे ये आप तक पहुँचाने हैं, तो स्पेशली विद इन रिगार्ड्स विद असाइलम सीकर्स जो सवाल मेरे पास मौजूद है। देखिए, पहला सवाल मेरे पास ये मौजूद है कि व्हाट इफ़ आई ऑलरेडी हैव रेफ्यूजी स्टेटस अंडर द ओल्ड सिस्टम
विल पीपल हु ऑलरेडी हैव रेफ्यूजी स्टेटस बिफोर द लॉ चेंजेस कीप इट। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई अगर किसी के पास ऑलरेडी मौजूद है ये जो रिफ्यूजी स्टेटस, तो क्या उसको अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसका कैटेगोरिकली यही आंसर जो मुझे मिला है, जो मेरी समझ में आया है, जी बिल्कुल, जिनके पास भी अभी सेटलमेंट स्टेटस नहीं है ये सब के ऊपर अफेक्ट होने वाला है। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप कॉल कर सकते हो 0772734712। लेकिन अब मेरे जाने का टाइम हो गया, ये इंशाल्लाह मैं मंडे को आपके साथ क्लियर करूँगा। अगेन जाने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन लोगों ने आज इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, सवाल पूछे, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं सिर्फ आपके सवाल नहीं होते, वो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। आप सवाल पूछते हैं तो ये बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल है ऐसा जो कंसर्न है कि भाई जो नई कंसल्टेशन आ रही है उसके हवाले से हम दोबारा बात करेंगे मंडे को मैं दोबारा आऊँगा, लाइव आपके लूँगा लाइव सवाल और उनके दूंगा आपको लाइव जवाब। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। अच्छा, अब आपसे जाने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वीकेंड है, खूब मज़े करो, खूब इंजॉय करो, जो दिल करता है करो, लेकिन एक काम आपने सिर्फ नहीं करना। क्या नहीं करना? कोई शेर मैंने आज नहीं सुनाया, लेकिन एक शेर आपको जाते जाते ज़रूर सुनाऊंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा। एक बंदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। तो किसी का दिल नहीं दुखाना, बाकी आपने सारा कुछ करना है। और अगर आपका यूके इमिग्रेशन का मसला है तो कल सुबह का नाश्ता भी आपने बात करना है। पहले आपने प्लान करना है कि इसका मसले का हल कैसे हो सकता है। मैं आपका अपना सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स होता हूँ मैं इंग्लैंड में। अगर आपने मेरे से मिलना है, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो नंबर नोट कर लीजिए 07727347212। मैं आता हूँ एवरी मंडे और फ्राइडे लाइव और यूके इमिग्रेशन के हवाले से सवाल लेता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।